अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नासिर बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस का मनसब संभालते हुए पहला केस जिसकी हेयरिंग की, वो केस सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने सुना, लेकिन वो केस पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में टेलीविज़न स्क्रीन्स पर लाइव दिखाया गया। तो ये जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से एक बहुत बड़ी इनकलाबी चेंज थी। लेकिन जो लोग देख रहे थे, जो कि लीगल फील्ड से जिनका ताल्लुक नहीं था, लेमन हम जिसको कह सकते हैं, तो आम तौर पे लोगों को वहाँ पे जो बहस हुई वो उस तरह से समझ में नहीं आई। और ख़ास तौर पे जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से एक सवाल उठाया गया फुल कोर्ट की तरफ से हियरिंग के बाद अपील के सुनने के हवाले से। उस पे हमारे सोशल मीडिया पर बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं और बहुत सी एक किस्म की ट्रोलिंग भी हो रही है। तो वो सवाल क्या था, उसके पीछे विजडम क्या थी और वहाँ पे किन नुकात पे सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, जो मोटे मोटे नुकात थे, आइए उनको समझते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से जो हियरिंग की, उस एक्ट को चैलेंज किया गया है। उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई वो लाइव दिखाई गई पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में लोगों ने उसको देखा। उस प्रोसीडिंग्स में जस्टिस आयशा मलिक ने एक सवाल उठाया जिस पे सोशल मीडिया में बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं। वो सवाल ये था कि अगर फुल कोर्ट किसी केस की हियरिंग करेगी तो उसकी अपील कहाँ पे सुनी जाएगी। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, बल्कि ट्रोलिंग हो रही है कि ये कैसा सवाल था कि जब फुल कोर्ट कोई केस सुनेगी तो उसकी तो अपील हो नहीं सकती, तो जस्टिस साहिबा ने ये सवाल क्यों पूछा। लेकिन ये बहुत ही विजडम भरा और बड़ा ही रिलेवेंट जो प्रोसीडिंग थी उसके हवाले से बड़ा ही रिलेवेंट सवाल था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को ये पता है कि जब फुल कोर्ट हियरिंग करती है तो उसके हवाले से कोई उससे बड़ा बेंच तो हो नहीं सकता, तो अपील उससे बड़ा बेंच नहीं सुन सकता। लेकिन ये सवाल इस तनाजुर में था कि इस एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 है, वो ये कहता है कि अगर 184(3) के हवाले से कोई भी डिसीजन होगा तो उससे लार्जर बेंच में 30 दिन के अंदर उसकी अपील की जा सकती है। तो उस पे जस्टिस आयशा मलिक ने ये सवाल उठाया कि अगर कमेटी, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी बन रही है इस कानून के तहत, अगर वो एक 184(3) के केस सुनने के लिए फुल कोर्ट बना दे तो फिर अपील, क्योंकि इस बात को बड़ा कहा जा रहा था कि इस कानून ने अपील का राइट दिया है, जो कि एक सब्सटेंशियल राइट है किसी भी लिटिगेंट के लिए। तो ये इस बात का बड़ा चर्चा था कि अपील का राइट मिल गया है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने ये सवाल उठाया कि डिसाइड तो कमेटी को करना है कि कितनी बड़ी बेंच ये केस सुनेगी, कोई भी 184(3) का केस। तो अगर कमेटी ये कहती है कि ये केस फुल कोर्ट सुने तो फिर आप अपील का हक तो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फैसला तो फिर भी कमेटी को ही करना है, तो आपका कानून की इस शिक का कोई मकसद तो ना हुआ, अपील का राइट तो नहीं मिलेगा जबकि फुल कोर्ट सुनेगी किसी केस को। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप इतनी तारीफ कर रहे हैं इस अपील के राइट की और इस कानून के इस नुक्ते की, इस शिक की, तो अगर कमेटी ये डिसाइड कर दे कि फुल कोर्ट ही सुनेगा केस तो फिर आपका अपील का राइट कहाँ जाएगा, फिर अपील कौन सुनेगा, उससे बड़ी तो बेंच हो नहीं सकती। तो इस हवाले से इस तनाजुर में ये सवाल किया गया, जो कि बहुत ही रिलेवेंट सवाल था और इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना लिया जाए और इसको इस तनाजुर में समझा जाए। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटिशंस, ये जो पिटिशंस फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होती है 184(3) में, उसमें फाइल की गई हैं। तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि चीफ जस्टिस हैं, वो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि आप ये बताएं, वकला साहिबान जिन्होंने ये केस प्लीड कर रहे थे पिटिशनर्स की तरफ से, उनसे ये बार बार सवाल पूछ रहे थे कि आप ये बताएं कि
कौन सा फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, ताकि हम ये तयन कर सकें कि आया ये पिटिशंस मेंटेनेबल भी हैं या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो ये हैं कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का केस जो कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के हवाले से हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है 184(3) में। चूँकि ये पिटिशंस 184(3) में ही फाइल की गई हैं, तो इस हवाले से बार बार जस्टिस काजी फायजी साहब ये पूछ रहे थे कि पिटिशनर के वकील से कि आप बताएं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक सवाल उठाया और एक हिसाब से जवाब दिया उस बात का कि जो एक्सेस टू जस्टिस है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। इंसाफ की फरहमी और इंसाफ तक रसाई ये भी एक फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट कभी भी नहीं मिल सकता किसी भी शहरी को जब तक कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ना हो, जब तक कि अदलिया आज़ाद ना हो। तो एक्सेस टू जस्टिस और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और इसी तरह एक्सेस टू जस्टिस और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी फंडामेंटल राइट्स में काउंट होते हैं, जो कि एक जुरिस्प्रूडेंस का माना हुआ उसूल है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ये कहना था कि आप जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 9 से लेके और 27 तक या 28 तक हैं, तो वो ये कह रहे थे कि उनमें ढूंढने की कोशिश ना करें, वहीं तक अपने आप को लिमिट ना करें, लेकिन जुरिस्प्रूडेंस में जो हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस में तरक्की हो चुकी है आज तक, और जो भी कानून बन चुके हैं या समझे जाते हैं, जो भी राइट्स, उनमें एक राइट एक्सेस टू जस्टिस है, तो उसको भी समझा जाए। ये ना समझा जाए कि आज तक जो भी कानून के उसूल जुरिस्प्रूडेंस के समझे जाते हैं, उनको आज की जो फुल कोर्ट है वो नए सिरे से चीज़ों को ना देखे, बल्कि वो सारे उसूल जो पहले से कानून में मौजूद हैं उनको समझा जाए और उनको माना जाए। तो ये उनकी तरफ से एक आर्गुमेंट आ रहा था। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ही एक और सवाल ये उठाया कि अगर आप पार्लियामेंट को ये इख्तियार देते हैं कि वो प्रोसीजर की हद तक सुप्रीम कोर्ट के मामलात को देखे, तो आप ये तयन कैसे करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स को किस हद तक देख सकती है। चले ये बेंच बनाने का इख्तियार और चीफ जस्टिस का सोमोटो लेने का इख्तियार तो कमेटी के पास चला गया, लेकिन चूंकि ये जो एक्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, इसका सेक्शन 4 जो है वो कहता है कि अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, किसी भी आईनी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन का मसला होगा, तो ऐसे केस में जो कमेटी है वो बाउंड है कि वो ऐसा बेंच बनाए जो कि 5 जजेस से कम ना हो, यानी 5 जजेस या उससे ज़्यादा हो। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ये कहना था कि अगर आप पार्लियामेंट को बेंच बनाने का इख्तियार तक दे देते हैं, तो कल तो पार्लियामेंट ये कहेगा कि आप फैमिली केसेस में इतना बेंच होना चाहिए, 7 मेंबर बेंच होना चाहिए, क्रिमिनल केसेस में 9 मेंबर बेंच होना चाहिए। फिर तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी इंटरनल प्रोसीजरल मैटर्स में, और वो पार्लियामेंट और उससे आगे भी पार्लियामेंट जा सकता है। तो ये एक उन्होंने सवाल उठाया, और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर इस तरह के पार्लियामेंट को इख्तियार दे देंगे, तो कल अगर इलेक्शन होता है, नई पार्लियामेंट आती है, वो कहती है कि नहीं ये कमेटी वाला तरीका गलत है और वापस सारे इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिए जाएं, तो उस पर क्या होगा, जिस पे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने फरमाया कि ये हम मफरूज़ों पे बात नहीं कर सकते, जब होगा तो देखा जाएगा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये मफरूज़े की बात नहीं है, मैं एक कानूनी नुक्ता बता रहा हूँ, तो ये मफरूज़ा नहीं है। तो ये उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि कानून ये कहता है
کہ 3 मेंबर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जस्टिस की कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी कि कौन सा बेंच बनेगा, कौन सा जज कौन से बेंच में कौन सा केस सुनेगा। तो और कानून में ये भी है कि ये अक्सरियत की बुनियाद पे ये कमेटी फैसला करेगी, यानी अगर 2 जजेस एक तरफ हैं तो वो, अब अगर 2 जजेस चीफ जस्टिस के अलावा जो 2 सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं वो एक तरफ हों, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने सवाल उठाया कि क्या 2 सीनियर मेंबर्स ये फैसला कर दें अक्सरियत की बुनियाद पे कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं बल्कि किसी रजिस्ट्री में बैठेंगे, कोयटा में, कराची में या किसी लाहौर रजिस्ट्री में जाके बैठें और वहाँ पे केस सुने 1 साल के लिए, तो क्या ये पॉसिबल होगा? चीफ जस्टिस कैसे बैठ सकते हैं वहाँ पे? तो ये भी तो इख्तियार कानून देता है कमेटी को अक्सरियत की बुनियाद पे। ये बड़ा उनकी तरफ से एक वैलिड सवाल था, जो कि एक आप समझ लें एक नक्स है इस कानून में, जो जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने ये फरमाया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो जुडिशरी में, अगर इंटरनल इंटरफेरेंस हो तो उससे भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाना है। उनका इशारा इस तरफ था कि अगर चीफ जस्टिस साहब के पास सारे पावर होंगे एक इंसान के पास, तो वो उन पावर्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जिस तरह के सवालात माजी में उठते रहते हैं, तो वो उनका सवाल ये था कि ये एक इंटरनल इंटरफेरेंस होगी या इंटरनल एक अटैक होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, तो उससे भी बचाना है। जिसके जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक सवाल उठाया कि अगर मान भी लिया जाए कि ये इंटरनल अटैक हुआ है माजी में या ऐसा हो सकता है, तो क्या ऐसे इंटरनल अटैक के जवाब में हम एक्सटर्नल फोर्स को ये इख्तियार दे दें कि वो आके इंटरनल अटैक से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बचाए? तो उनका मतलब ये था कि अगर जुडिशरी में इंटरनल कोई इशू है भी तो वो जुडिशरी खुद उसको सॉल्व करे, ये नहीं कि वो पार्लियामेंट को इख्तियार दे दिया जाए कि वो उसको देखे और उसमें इंटरफेरेंस करे। तो ये वहाँ पे कुछ सवालात और कुछ किस्म के बहस देखने को मिले, जो कि बड़े ही लीगल फ्रेटर्निटी के लिए और जो कानून की फील्ड से जो लोग वाक़फ़ियत रखते हैं उनके लिए तो बड़े इंटरेस्टिंग थे। पता नहीं आम लोगों को कैसे लगे। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा कि डिस्कस कर लूँ। मज़ीद ये केस भी चलता रहेगा, बाकी केस भी चलते रहेंगे, तो उनके हवाले से हम आप के सामने पेश होते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से ऐसे लीगल इश्यूज़ पे और दूसरे इश्यूज़ पे वीडियोस चाहते हैं, तो हम आपके लिए वो वीडियोस बनाएं।